हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। इसके पहले हमने वाटरफॉल मॉडल देखा था। तो उसके अंदर का एक ड्रॉबैक ये था कि हम जैसा जब भी कोई न्यू फीचर ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें पूरे के जितने भी उसके फेसेस थे तो वो सब फर्स्ट से लेके लास्ट तक के उसको रिपीट करने पड़ते थे, है ना। हम उसके अंदर कहीं पे भी यू टर्न नहीं ले सकते थे। ऐसा नहीं कि हम थर्ड फेज पर है तो हम डबल से सेकंड फेज पर जा सकते, नहीं। जब तक के हम लोअर फेज पे नहीं आते तब तक के हमारा न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। तो इसके अंदर वो ड्रॉबैक नहीं है। तो देखते हैं। Objective is to work with customers and to evolve a final system from an initial outline specification। तो देखो, इसके अंदर जो इसके अंदर जब हमें कस्टमर स्पेसिफिकेशन देंगे ना तो हम उसके इनिशियल स्पेसिफिकेशन से ही एक आउटलाइन निकाल लेंगे। मतलब उसके अंदर से जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है कस्टमर के और जितने भी फैक्ट्स है तो वो सबको हम एब्स्ट्रैक्ट करके एक फाइनल सिस्टम फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे इनिशियल फेज के अंदर ही। वाटरफॉल मॉडल में ऐसा था कि हम स्टार्ट से ही डेवलप करना स्टार्ट नहीं करते थे। हम पहले रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस करते थे, फिर उसके बाद हम डिजाइन करते थे, फिर जाके डेवलपमेंट फेज आता था। लेकिन इसके अंदर हम इनिशियल से ही फाइनल सिस्टम को फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। शुड स्टार्ट विथ द वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स है। तो हम जब तक इसके अंदर क्या है, तो जब हम इनिशियल से डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स है तो वो सबसे पहले अच्छे से समझना पड़ेगा एंड ऐड न्यू फीचर्स एज प्रपोज बाय कस्टमर। तो इसके अंदर कैसा है कि जब भी जैसा हम कोई फेज के अंदर है, जैसा इसके अंदर लाइकली थ्री मोस्ट फेजेस है, स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। तो इसके अंदर क्या है कि अगर से हमें डेवलपमेंट फेज के अंदर कस्टमर कोई न्यू रिक्वायरमेंट देता है तो हम यहाँ पे भी उसे ऐड कर सकते हैं। वैलिडेशन के अंदर भी अगर से कस्टमर कोई न्यू रिक्वायरमेंट देता है तो हम यहाँ पे भी उसे ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम कस्टमर जब भी उसके उसका अगर से मन हुआ कि मुझे ये ऐसा नहीं, जैसे इसके अंदर चेंजेस चाहिए, न्यू फीचर ऐड करना है, तो हम इस मॉडल के अंदर उसे ऐड कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को समझते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट वन इज स्पेसिफिकेशन, सेकंड वन इज डेवलपमेंट एंड थर्ड वन इज वैलिडेशन। तो ये थ्री फेजेस है इसके। तो इसके अंदर क्या है कि जब हमें स्पेसिफिकेशन मिलता है तो हम तभी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमारा जो फर्स्ट इनिशियल वर्जन है ना वो रिलीज होगा। तो ये आउटलाइन का मीनिंग क्या है? आउटलाइन डेवलपमेंट के अंदर होंगी। जब भी हमें जैसे स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा तो उस स्पेसिफिकेशन से हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे कि जितने भी जैसा जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और आइडियाज है तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट करके उसको डेवलपमेंट फेज के अंदर डालेंगे। हो सकता है कि हमें रिपीटेडली इसके अंदर जैसा न्यू फीचर्स मिलते जाए, न्यू रिक्वायरमेंट्स मिलती जाए, तो हम ये प्रोसेस रिपीटेडली करेंगे। देखो हम स्पेसिफिकेशन से डेवलपमेंट फेज में आ गए, डेवलपमेंट फेज से रिटर्न से स्पेसिफिकेशन में गए, फिर डबल से डेवलपमेंट फेज में। तो इस फेज के अंदर हम जब रिपीट करेंगे ना तो हमें एक इंटरमीडिएट वर्जन मिलेगा, है ना। क्या जब हमने डेवलपमेंट जैसा डेवलपमेंट फेज के अंदर आया, हो सकता है हमारे पास इनिशियल वर्जन पहले से हो, पहले से हमारे पास कुछ वर्जन्स हो, हमने न्यू फीचर ऐड किया वैलिडेशन से पहले, तो हमारे पास क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट वर्जन मिल गया। और फिर हम वैलिडेशन के अंदर हमने वैलिडेट कर लिया। फिर बाद में हो सकता है कि कस्टमर कुछ भूल गया हो, उसे याद आया हो कि जैसा मुझे एक और न्यू फीचर ऐड करना है, तो हम डबल से डेवलपमेंट फेज में जाएंगे। यहाँ से हम डबल से स्पेसिफिकेशन फेज में जा सकते हैं, है ना। तो ये रिकर्सिव है। तो इसे हम कितनी बार एटरेट कर सकते हैं? तो जब तक कि हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा, हम जब पूरे सिस्टम को इंटायर सिस्टम को वैलिडेट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, फाइनल वर्जन रिलीज करेंगे। तो ये यहाँ पर भी एंड नहीं होगा। हो सकता है कि फाइनल वर्जन रिलीज हुए बाद भी कस्टमर को लगेगा मुझे और न्यू फीचर ऐड करना है, तो यहाँ से भी हम रिटर्न जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें जैसा पूरा एक साइकिल रिपीट करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि हमको जैसा डेवलपमेंट फेज से ही जैसा हम पुराने जितने रिक्वायरमेंट्स है, जितना हमारे पास डेटा है, हम उससे ही जैसा न्यू जो फीचर है उसको डेवलप कर पाए, है ना। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि उसके अंदर हमें फर्स्ट स्टेप से हमें स्टार्ट करना पड़ता था और लास्ट स्टेप खत्म होने तक के हम कुछ भी जैसा न्यू स्टेप स्टार्ट नहीं कर सकते थे। इसके अंदर ऐसा है कि हम कोई भी स्टेप को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। एप्लीकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड इन लार्ज प्रोजेक्ट्स वेयर यू कैन इजीली फाइंड मॉड्यूल्स फॉर इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन। देखो इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन,
तो इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, जब हम लार्ज प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, कि हमें कोई वर्क जैसा बार बार करना पड़ता है ना। Evolutionary model is commonly used when the customer wants to start using the core feature instead of waiting for the full software। देखो ये मॉडल हम जैसा कॉमनली कब यूज करते हैं, जैसा मोस्ट ऑफ द टाइम जब जैसा कस्टमर को चाहिए कि मुझे जैसा कोर फीचर चाहिए, जैसा कि हम जैसा ये वर्ड ले ले, तो इसका इंटरफेस कैसा है कि हमें जैसे यहाँ पे राइट करना है और यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए एडिटिंग के लिए, तो मगर इसका कोड फीचर क्या है कि हमें कुछ तो भी जैसा वर्ड फाइल एक बनानी है या फिर पीडीएफ रेडी करना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि जैसा हमें जैसा ये एडिटिंग टूल्स चाहिए, तो हम जैसा इसका कोर फीचर क्या है सिर्फ राइटिंग, तो हम सीधा इससे ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। The second one is evolutionary model is also used in object-oriented software development because the system can be easily partitioned into units in terms of objects। देखो जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा जैसा हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, तो जब भी जैसा हम बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो हम एक जैसा एक मॉड्यूल को पकड़ के रखेंगे, तो वो मॉड्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो ऐसा जब मॉड्यूल जब आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। तो ओके, तो इसको हम जैसा अलग अलग यूनिट्स के अंदर जैसा डेवलप करके बाद में सिस्टम के साथ मर्ज कर सकते हैं।